हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आ जाओ सारे लोग। आ गए? आज 2-3 मिनट लेट हो गए, 4-5 मिनट, 6-7 मिनट, है ना? चलो ठीक है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सुमित, प्रियंका, बढ़िया बढ़िया, मस्त। हाँ, विजय, सुदीप, सोनू, सुरभि, मुकेश, एके, दीपा, वेरी गुड इवनिंग। प्रीति, सारे आ गए। VM, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्यों? आज बातें करनी है कमेंट बॉक्स में? नहीं, हाइड नहीं करेंगे। वेरी गुड इवनिंग सरफराज, कुमार राज। स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल हम पढ़ रहे थे फील्ड, अपने कुछ वो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भाई? एरर पढ़ रहे थे क्या? हाँ, थ्योरी ऑफ एरर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ एरर में हमने कुछ बेसिक चीज देखी थी कि एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू क्या होती है। ट्रू वैल्यू एक आपके पास एग्जैक्ट क्वांटिटी होती है जो कि आप कह दोगे कि आइडियल कॉन्सेप्ट है। मेजर्ड वैल्यू जो मेजर करेंगे, ठीक है, और दोनों के बीच का जो फासला मेजर माइनस ट्रू, वो एरर हो गई। और एरर के 3 सोर्स हो सकते हैं, या पर्सनल, बंदे की गलती है, बंदे को काम करना नहीं आता, ठीक है। दूसरा सोर्स अपने हो गया इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, ठीक है, बंदा क्या करे। तीसरा था अपने नेचुरल, इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, काम करने वाला बंदा भी ठीक है। अब क्या है कि मौसम ही कुछ ऐसा है कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया या कोई कर्वेचर का इफेक्ट हो गया, तो नेचुरल एरर आनी संभावित। तो नेक्स्ट बताया था आपको एरर के 3 टाइप। पहला तो पर्सनल मिस्टेक ही होता है, पर्सनल सोर्स वाला। दूसरा सिस्टमेटिक एरर होता है जो एक सेम पैटर्न को फॉलो करता है, जिसको अर्थमेटिक सॉल्यूशन से रेक्टिफाई कर देंगे। और तीसरा होता है अपने कौन सी, एक्सीडेंटल एरर। एक्सीडेंटल एरर वो बचा हुआ एरर किनको हटा देते हैं, सिस्टमेटिक और पर्सनल मिस्टेक को हटाने के बाद में बचा कुचा एरर है वो एक्सीडेंटल होता है। और इसके कुछ कारणों का पता नहीं रहता, क्या कारण होता है एक्सीडेंटल का, ठीक है ना। बाद में अंदाजा होता है कि भाई सामने कोई सफेद कपड़े दिख गया था पहना हुआ बंदा, तभी कुछ ऐसा हादसा हो गया, मतलब एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट ही है। कुछ कारणों का नहीं पता, संभावनाएं बताई जाती है, ठीक है, और हो सकता है वो संभावना इसके अंदर हो या नहीं हो, ठीक है। तो एक्सीडेंटल एरर में थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी काम करती है, मतलब आपके प्रायिकता का सिद्धांत, हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि वैसा हो, बस। तो एक क्वेश्चन है सीधा सा, एक्सीडेंटल एरर कैसे सोल्व करेंगे, आपको बताना है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या बोले भाई? अच्छा चलो ठीक है। अंधेरा है भाई, अंधेरा कुछ, अच्छा ऐसे ही बोल रहे हो क्या? मुझे लगा क्लास में अंधेरा है, मैं सीरियसली ले गया आपकी बात को। चलो ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो अपने फिर एक्सीडेंटल एरर्स है, उसके बाद में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था थ्योरी ऑफ एरर। थ्योरी ऑफ एरर में आपके पास एक्सीडेंटल एरर के बारे में ही है तारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों एक तरीके से, इन दोनों के बीच में एक थिन लेयर होती है, ठीक है। मेजरमेंट लेने से पहले और मेजरमेंट लेने के बाद में दो यहाँ पर बॉर्डर हो गया। मेजरमेंट लेने से पहले एक प्रयास होता है कि अपनी वैल्यू सही आए, तो उस प्रयास को बोलते हैं प्रिसीजन। उस प्रयास में क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है, मेजर करने वाला बंदा स्किल्ड पर्सन हो और दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी ठीक हो, ठीक है ना। हालांकि मेजर करने वाला जो पर्सन होता है वो स्किल्ड ही होता है,
तो यहां पर एक चीज बच गई, इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट जितना अपना बढ़िया होगा, प्रिसाइज होगा, उतना ही प्रिसीजन ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब प्रयास जो होता है कि वैल्यू सबसे बढ़िया वैल्यू आए, ट्रू वैल्यू के नजदीक आए या ट्रू वैल्यू ही आए, तो उस प्रयास को प्रिसीजन बोलते हैं। डिग्री ऑफ परफेक्टनेस बिफोर मेजरमेंट, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। और डिग्री ऑफ परफेक्टनेस आफ्टर मेजरमेंट जो होता है, ऑब्टेंड डिग्री ऑफ परफेक्टनेस जितना ऑब्टेंड किया हमने, उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। अगर मेजर्ड वैल्यू, ऑब्टेंड मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर है तो हम कहेंगे 100% एक्यूरेट है, ठीक है ना। तो ये हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी समझी थी कल। कहाँ है भाई अंधेरा? हाँ ठीक है, तो देख लेते हैं कोई एक आधी और लाइट बंद करके। चालू तो सारी कर दी, एक आधी बंद ही करनी पड़ेगी अब, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद में अपने को मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी होती है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एमपीवी, यहां से कल स्टार्ट किया था। एमपीवी आपका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू W1x1 W2x2 डॉट 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 WNxN, और नीचे यहां पर हो जाता है W1 W2 और लास्ट में WN तक, ठीक है। अब जहां पे जो x1 x2 x3 है वो है किसी वैल्यू के लिए लिया गया मेजरमेंट। मैंने कहा ए बी लाइन ये रही, जाओ सारे जने ए बी लाइन के मेजरमेंट लो। अब आपने बहुत अच्छे तरीके से मेजरमेंट लिया, जैसे कि अच्छे तरीके से पढ़ते हो, और सबने अलग अलग जवाब दिया है ना कि सर मेरा सही है। तो ये है आपका मेजर्ड वैल्यू, ये है मेजरमेंट वैल्यू। अब इन मेजरमेंट का एक वेट लिया जाता है। अब मेजरमेंट वेट का मतलब, यहां पर वेट का मतलब किलोग्राम नहीं है, यहां पर वेट का मतलब उस बात पर जोर दिया गया है कि वो सही है। मैंने कहा वेट को 0 से 10 के बीच में, मैं अब ऐसे कह दो कि ये एक स्टार रेटिंग है, ठीक है ना, एक स्टार रेटिंग है। ऐसे तो यहां पर 0 से 20 तक होती है, मैं मान लूं कि एक 10 तक है ये। तो स्टार रेटिंग आपको 10 स्टार देने हैं कि किस बंदे का काम कितना सही है, स्टार रेटिंग देनी है। तो आपने देखा इस बंदे के को आपने स्टार दे दिया 9 स्टार, इसको 8 दे दिया, इसको भी कह दिया चलो 9 स्टार है। ऐसे ही करके x4 को आपने कहा इसको तो 8.5 देंगे, इसकी लड़ाई हो गई थी मेरे साथ। x5 इसको आपने कह दिया चलो ठीक है तेरे को 8.5 दे देते हैं। तो इस तरीके से सबको वेट दिया है आउट ऑफ 10 स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग, आप स्टार रेटिंग को ऐसे समझेंगे कि उतना ही ज्यादा ये बढ़िया है, ठीक है ना। अब यहां पर वेट का मतलब ये है जितना ज्यादा वेट होगा उस बात पे ये जोर दिया गया है कि वो उतना ही ट्रू वैल्यू के नजदीक होगा। इसका मतलब उसमें उतनी ही एरर की संभावना कम होगी। तो वेट की थ्योरी यही कहती है, वेट ऑफ लो, भार का नियम इसमें यह कहता है जिस मेजरमेंट का वेट जितना ज्यादा है उसमें एरर उतनी ही कम होगी। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो वेट और एरर, वेट जितना ज्यादा है एरर उतनी कम, तो इनवर्सली हो गया ना, ठीक है। बिल्कुल, वेट का मतलब उतना परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहां पर आपको इस तरीके से मेजरमेंट दे दिया, तो वो आपके पास हो गया वेट, और ये लास्ट में आपके, तो आपने ठीक कहा जितना वेट उतना परफेक्ट, और जितना परफेक्ट उतना मतलब एरर कम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है क्या, MPV, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू विच इज मोर नियरर टू द ट्रू वैल्यू। क्या होता है, मोस्ट कल लिखाया था ना, विच इज मोर नियरर टू द ट्रू वैल्यू, शायद लिखाया था कल, बाकी नोट्स में लिखा है आपके।
अब आपको क्वेश्चन यहां पर ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूला को आप है ना कनेक्ट करके भी याद कर सकते हो। जैसे आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फॉर्मूले याद किए होंगे एरिया बेस पे, A1 x1 A2 x2 अपॉन A1 A2 A3, है ना, उसी टाइप से है ये, वेट के हिसाब से हो गया। हाँ बिल्कुल। तो यहां पर आप इसको नोट कर लिया होगा, शायद नहीं कर लिया तो कर लो। इसको वेट एवरेज बोलते हैं। मैं इसको लिख देता हूं, वेट एवरेज, वेट एवरेज बोलते हैं इसको। अगर इसके अंदर सभी का वेट बराबर है, सभी का वेट बराबर है, तो ये अर्थमेटिक एवरेज बन जाएगा, मतलब यूनिट वेट है। मैं यूनिट वेट कहता हूं। फॉर यूनिट वेट आपके पास MPV हो जाएगा। यहां पर कॉमन लेंगे तो ऊपर बच जाएगा x1 x2 और लास्ट में जाके xn, और मैंने कह दिया यहां पर लगेगा जितना है उतना n लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक एवरेज। अब इसका एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ये नोट कर लिया है शायद आपने, नोट्स में लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको। हाँ देखो, क्वेश्चन में आपको दे दिया, ठीक है। हाँ, नोट्स वगैरह आप डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करो, जो भी टेलीग्राम वेलीग्राम है। मैं देखा था शायद डिस्ट्रीब्यूट किया आपने 2-3 लोगों ने, बहुत बढ़िया। आपको दे दिया वेट मेजरमेंट, आपको दे दिया मेजर्ड वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू आपको एक दे रखा है। एक बंदा कह रहा है 10 है और एक कह रहा है 12 मीटर है। ठीक है, उन दोनों का वेट है वेट ऑफ मेजरमेंट। वेट ऑफ मेजरमेंट, इसको वेट दे रखा है, मान लीजिए इसको दे रखा है वेट 5 और इसको वेट दे रखा है 8। इसको मैं 6 और 8 कह देता हूं। चलो ठीक है, ठीक है, केजी वेजी नहीं लगता। आपको यहां पे बताना है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन वैसे जेई में बहुत कम आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, लेकिन आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, आ भी जाए तो, ठीक है ना। कई लोगों को एक भ्रम होता है कि सर सिलेबस क्या है। भाई सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी अगर आप देखें ना, जैसे हम कई दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो मैं अपने हिसाब से बताऊं, सिलेबस जेई का कुछ होता ही नहीं है। आपका जो आपके जो आत्मा की संतुष्टि के लिए ना, वो एक विज्ञप्ति में दे देते हैं कि ये आपका सिलेबस है, फॉर्मेलिटी के लिए। सिलेबस होता है गेट का और ईएससी का सिलेबस होता है। जेई वालों के लिए कोई भी सिलेबस नहीं होता। एग्जाम पेपर बनाने वाला वो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, एक्चुअली बात ये है, ठीक है ना। तो आपको अब पढ़े तो कितना पढ़े, उतना भी नहीं पढ़ सकते जितना कि गेट ईएससी में इतना 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जिनको सोल्व करने में अपने को 3 से 5 मिनट लगते हैं। नहीं, आपको उतने ही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो कि विद इन 1 मिनट में आप एग्जाम में कर पाओ, क्योंकि एग्जाम में आप एवरेज जेई एसएससी जेई के हिसाब से एवरेज 40 सेकंड मिलता है एक क्वेश्चन में। तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़ो, लेकिन विद इन 1 मिनट आपका क्वेश्चन होता है, वहां तक ही आपकी लिमिट है। और अगर आप ज्यादा डीपली गए तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एज कंपैरिजन अगर मैं बताऊं, मैकेनिकल वाले 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और अपने जो सिविल इंजीनियर है ना, वो 12 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उनको बाद में पता भी नहीं रहता कि कितने सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ लिया, कितने, कई लोगों को तो 12 भी समझ में नहीं आएगा कि ये 12 कौन कौन से हैं, है ना। गिनने लगोगे तो भूल जाओगे एक आधे, ये कौन सा रह गया। हाँ, कई लोग 14 बता रहे हैं। चलो ठीक है, तो यहां पर मैं इसको सोल्व करके बता रहा हूं। तो ये फॉर्मूला आपने सीधा सा है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के लिए, W1 x1 W2 x2 अपॉन W1 प्लस W2, और ये आपके वैल्यू आ जाएगी। कितना वेट है पहले का, कितना है वेट 6 और मेजरमेंट है 10, दूसरे का वेट है 8, मेजरमेंट 12, और यहाँ पे W1 और W2 6 + 8, और ये हमारे पास जो भी आ जाएगा। क्लियर होगा शायद, तो है ना।
कोई बात नहीं, प्रॉब्लम कहीं में भी नहीं होगी। और वैसे कितना भी पढ़ ले, एक आधा क्वेश्चन नया आपके आता ही रहता है। कितना आया? 11.14। अच्छा, मुझे लगा सब्जेक्ट बता रहे हो। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन है नॉर्मल, ठीक है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो आप। अब अपने आगे की टॉपिक चलते हैं। अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसको लेके। चले आगे? चलो ठीक है। नेक्स्ट अब आता है द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर ये कहता है अपने, अब मैं इसको प्रैक्टिकली अगर बताऊं तो मैंने कहा किसी में मेजरमेंट में या बहुत सारे मेजरमेंट हैं, उनमें एरर का सम किया तो टोटल एरर हमें इतना मिला, ठीक है ना। सम ऑफ एरर आपको इतना कम मिला कि इसका हम अगर स्क्वायर कर दें तो और भी कम हो जाए। इसका मतलब आपके सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ एरर इन ऑल मेजरमेंट शुड बी लिस्ट, इतना लिस्ट होना चाहिए कि उनका स्क्वायर है वो और भी ज्यादा लिस्ट, और भी ज्यादा कम हो जाए। इस चीज को बोलते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट स्क्वायर, ठीक है। दोबारा से बताऊं, सम ऑफ एरर इतना होना चाहिए कि उसका जो स्क्वायर है वो आपके लिस्ट हो जाए। इसका मतलब लगभग 1 से कम आपके डेसिमल में जितने भी आते हैं ना, वो सारे प्रिंसिपल ऑफ ये जो लिस्ट स्क्वायर को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। आया समझ में? स्क्वायर, स्क्वायर इसको कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन करने से देखो कुछ ज्यादा है। मैंने कहा कि एरर 2 है, सम ऑफ एरर, तो इसका स्क्वायर करें तो ये कम नहीं होगा, ये उनसे कम नहीं होगा, ये ज्यादा हो जाएगा। कम कब होगा? जब कोई डेसिमल में पॉइंट्स में वैल्यू होगी, जैसे 0.2 होता है, तो 0.2 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0.04 हो जाएगा अगर इसका स्क्वायर करें, ठीक है ना। तो स्क्वायर का मतलब कम वही होगा जो पहले से कम है, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाएगा एरर आपके कम है। कम एरर होने का इसमें सबूत दिया गया एक तरीके से। लिस्ट हो जाएगा इसका मतलब कम हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज का लिख चुके हो आप क्या? इसमें चलो पढ़ लो आप अगर पढ़ना चाहते हो तो। हाँ, मैक्सिमम प्रोबेबल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज दैट द मैक्सिमम प्रोबेबल quantity, the maximum probable of quantity is that value of for which sum of square of error और लिस्ट या विल बी लिस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। लिस्ट का मतलब आप ऐसे कहो कि बहुत कम। एग्जाम्पल के तौर पर आपको न्यूमेरिकली जो समझाया ना वो आपका बेटर है लाइन के बजाय। प्रिंसिपल ये लिख लिया है आपने। अब आता है इंपॉर्टेंट, वेट ऑफ लो, भार का नियम एक तरीके से। वेट ऑफ लो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो अभी आपको वेट के बारे में बताया ना, जितना वेट उतना ही परफेक्ट। अभी आपके कमेंट में भी आया थी बात को, जिसका जितना वेट होगा उसमें एरर उतनी ही कम होगी। इसका मतलब वेट का नियम आपके पास क्या बोलता है? वेट एरर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेट ऑफ मेजरमेंट।
आप उसको ऐसा बोलो। इस बात को मैं सीधा सा न्यूमेरिकली लिख देता हूं, ठीक है ना। थ्योरी लिखी हुई है ना इसकी, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, थ्योरी आपको लिख के दे रखी है, मतलब समझ लो बस। लिखूं क्या थ्योरी, बता देना। हाँ, थ्योरी लिख लो भाई, अगर ये लिखना ना पड़े इसलिए आपको पहले से लिख के दिया है। अच्छा लिखूं, कोई कह रहे हैं साथ साथ में लिख लेंगे, पीडीएफ से समझा दें। हाँ पीडीएफ से समझा सकते हैं, अभी पीडीएफ मेरे पास है नहीं इसमें, एक मिनट में देखता हूँ पीडीएफ अगर मिल जाए तो। एक मिनट।
एक मिनट है ना, मैं इसमें फोल्डर निकाल लेता हूँ, फिर आप लिख लेना चाहे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आप भी दो डबल नहीं कर सकते ना, देख भी नहीं सकते और लेक्चर पे भी ध्यान नहीं रख सकते। कहाँ पे आज वाला 40 हाँ दिखाई दे रहा है क्या भैया? दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा क्या? ये तो काम गड़बड़ हो गया फिर तो। अब दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है ना, चलो ठीक है, समझ हो जाएगा अपना। ठीक है ठीक है, ये नाइट मोड पे कर दिया मैंने इसको। ठीक है, देखो आपके लिए स्पेशली लिखा है मैंने सुंदर सुंदर राइटिंग में। हाँ, और बाद में लेक्चर का भी मिल गया था। देखो लॉ ऑफ वेट, यहां से अपने क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यहां से अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं, तो साथ साथ में न्यूमेरिकल कराता जाऊंगा मैं, ठीक है ना, और थ्योरी यहां से आप पढ़ते जाना। सही है? हाँ, लिखना मत, पढ़ते जाना, ताकि आप साथ साथ में पढ़ लोगे इस चीज को। एरर को कह दो, एरर इन प्रोपोर्शनल है सॉरी, आप ऐसे कह दो कि एरर है आपके पास ऐसे कह दो एरर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेट, या आप ऐसा कह दो कि वेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना। ये कहता है जितना हाई वेट होगा उतना ही वो एरर कम होगी और ट्रू वैल्यू के नजदीक होगा। ये थ्योरी है वेट की, क्लियर है ना? चलो ठीक है, अब मैं आपको यहां पर वेट के नियम है वो बता देता हूं। अगर कोई दो वैल्यू है अलग अलग, ए और बी, दोनों को मैंने अलग अलग, ए के लिए कोई क्वांटिटी 10 है और बी के लिए कोई क्वांटिटी 20 है, चाहे वो उसका मेजरमेंट हो सकता है एंगुलर मेजरमेंट या लीनियर, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू को अगर प्लस करो या माइनस करो, ए माइनस बी या बी माइनस ए, तो सभी के लिए उनके रिजल्ट का वेट है वो चेंज जो होगा उसके बारे में क्वेश्चन बनता है। तो केस फर्स्ट यहां पे मैं जिक्र कर रहा हूं, वेट ऑफ लॉ में केस फर्स्ट एडिशन में, एडिशन या सबट्रैक्शन कह दो। अगर आपके पास एक वैल्यू ए है और एक वैल्यू बी है, वैल्यूज आपके पास दो है ए एंड बी, तो उनको या तो प्लस करो या दोनों को माइनस करो, और माइनस भी दो तरीके से कर सकते हैं। तो तीनों का जो एस है ना, उसको कह देता हूं ये रिजल्ट है एस। मैंने 5 और 10 माना है तो 15 एस है। 5 और 10 माइनस 5 या प्लस का 5, ये एस आया है अपना दोनों का। लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा ये तो आपके पास क्या है, रिजल्ट है, और WS होगा वेट ऑफ रिजल्ट। और वेट ऑफ रिजल्ट का फॉर्मूला ये होगा अपने पास 1/W1 प्लस 1/W2, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा n तक। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन देखो। अगर किसी एक वस्तु का वेट अपने पास दे रखा है 10, मेजरमेंट एग्जाम्पल के तौर पर अपने को मेजर किया है, ए को 10 और बी को 12 मीटर मेजर किया है कोई
मेजरमेंट है, और उनका वेट जो है ना वो आपको दे रखा है, मान लीजिए 8 और 6। अब आपको बताना है, इनको ऐड करेंगे तो 8 और 6 14 हो गया, तो 14 में वेट कितना होगा, मतलब 14 तो नहीं 22 हो गया, तो 22 में वेट कितना होगा, ठीक है ना। तो वेट ऑफ रिजल्ट बताना है, वेट ऑफ रिजल्ट A प्लस बी आपको बताना है। तो आप फॉर्मूला लगाओगे, ये आपने फॉर्मूला लगाया WS का, तो पहले का W1 और दूसरे का W2 आप रख दो इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये आप समझ जाओगे ना कैसे किया मैंने, ये आपका वेट ऑफ रिजल्ट हो गया। ये चीज समझ में आया क्या? एडिशन किया, तो एडिशन किया तो S की वैल्यू कितनी हुई, S की वैल्यू हुई A प्लस बी, A प्लस बी का मतलब 10 और 22 हो गया ये। तो इस 22 का वेट कितना होगा, अगर 10 का वेट 8 है और 12 का वेट 6 है, तो 22 का वेट कितना होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि ये वेट ऑफ 22 है, ठीक है ना। कर लोगे कैलकुलेशन, ठीक है ना। आ गया समझ में कि कैलकुलेशन करके बताऊं? चलो कैलकुलेशन कर ही देता हूं। 4 प्लस 3, तो ये अपने पास वेट आ गया 24/7, ठीक है। हाँ, थोड़ा चेक कर लेना, मेरी गणित वीक है भाई, ठीक है। हाँ, एडिशन करो, सबट्रैक्ट करो, यहां पर अपने पास हर सूरत में फॉर्मूला यही यूज होता है। हमें यहां पर वो थर्ड और फोर्थ क्लास का ऐसे नहीं है कि प्लस करके बताना या माइनस करके बताना, ऐसा नहीं। हमें बताना है WS क्या रहेगा। तो हर कंडीशन में A माइनस बी कहो या B माइनस A या A प्लस बी कहो, वेट का फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। हाँ, प्लस, अरे एडिशन और सबट्रैक्ट का रूल है, प्लस क्यों किया भाई, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है, आपको दो वैल्यू को प्लस किया तो उनका रिजल्ट क्या होगा, वेट ऑफ रिजल्ट। अगर A 10 का मेजरमेंट का वेट 8 है और इसका भी है, अगर मैं ऐसे कहता A माइनस बी कैलकुलेट करो तो भी आंसर यही रहता, ठीक है ना। क्लियर है? A माइनस बी का भी यही रहता, A प्लस बी का भी यही आंसर रहता और B माइनस A का भी यही आंसर रहता। अब देखते हैं दूसरा रूल, केस 2। केस 2 कहता है, अभी आपको 2, 3, 4 एक साथ समझेंगे। केस 2, 3 और केस 4। इसमें कह दिया किसी ए वैल्यू के लिए मेजरमेंट वैल्यू आपको दे दी A, और आपके इस A के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट ऐड हो रहा है या कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मैंने कोई A के साथ किसी कांस्टेंट को प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना आपको और मल्टीप्लाई करना, ये दिया। तो कांस्टेंट को मैं कह रहा हूं कांस्टेंट वैल्यू K है। तो अगर ये A और K मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाइंग बाय कांस्टेंट की अगर कहूं, तो यहां पर वेट ऑफ रिजल्ट है ना, वो ऐसे होगा अपोजिट A अपॉन K स्क्वायर, मतलब वेट ऑफ A अपॉन ये, ठीक है ना, वेट ऑफ K अपॉन ये, इस तरीके से होगा। वैल्यू का वेट है ये, क्लियर। इस वेट लिख देता हूं, A वैल्यू का वेट, यहां पे वेट लिख देता हूं। वेट आपके पास है A W, तो आपको यहां पर वेट ऑफ रिजल्ट है ना, वो मिला W अपॉन K स्क्वायर,
ये आपका मल्टीप्लाइंग में है। फॉर्मूले याद रखने और कुछ नहीं। एस का कहीं पे यूज नहीं है, कहीं पे भी एस का यूज नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एस अगर कैलकुलेट, यहां पर एस को कैलकुलेट करवाया नहीं जाता मेनली, आपको उसके वेट के हिसाब से आपको काम करवाना होता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है। एस तो हर कोई बता देगा, 12 और 10 22 होते हैं, ये तो हर कोई बता देगा, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इसके वेट के बारे में है। अब यहां पर डिवीजन की बात होती है, तो डिवीजन अगर होगा तो इसका वेट ऑफ रिजल्ट है ना, उल्टा होगा, W अप इंटू के स्क्वायर कह देंगे। और अगर यहां पर एडिशन बाई कांस्टेंट कहेंगे तो वैल्यू का वेट ऑफ रिजल्ट है वो W सेम रहेगा, ठीक है ना। एडिशन होगा तो एडिशन में कुछ भी हो सकता है, एडिशन में सबट्रैक्शन भी हो सकता है, एडिशन या सबट्रैक्ट। कहने का मतलब ए के साथ के ऐड हो सकता है, ए के साथ माइनस भी के हो सकता है। तो वेट पे क्या फर्क पड़ेगा इन प्रोसेस में, तो ये तीनों आपको ध्यान रखना। हाँ, कंफ्यूजन के लिए आप कैसे समझो, कंफ्यूजन का मतलब ये एक रिजल्ट है, ऐसे एक रिजल्ट है और इस रिजल्ट का वेट आपको कैलकुलेट करना है। रिजल्ट कैलकुलेट नहीं करना, रिजल्ट का वेट कैलकुलेट करना है, ऐसे एक रिजल्ट है। तो आपको ये 3 फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए। जैसे यहां पे मैं बता देता हूं आपको, पीडीएफ में लेके चलते हैं। पीडीएफ में यही चीज है। इसके बाद में आपके है रूल 2, रूल 3 और रूल 4। आपको यहां पे मल्टीप्लाई कर रखा है, तो मल्टीप्लाई में आपको इसका वेट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट का वेट होगा W अपॉन के, मल्टी का डिवाइड कर देंगे। और यहां पे उल्टा डिवीजन कर रखा है, तो हम वेट क्या करेंगे, अपोजिट, मल्टीप्लाई का आपको डिवाइड कर रखा है, डिवाइड का मल्टीप्लाई। फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना, के का स्क्वायर। और अगर कहीं पर ऐड या सबट्रैक्ट कर रखा है तो वेट वही रहेगा, ठीक है ना। अगर किसी वैल्यू के साथ कोई चीज ऐड या सबट्रैक्ट होती है तो उसके वेट में फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, इसमें आपको यही चीज है, ज्यादा दिमाग लगाओगे ना तो समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर में सबसे पहली खासियत है, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है और इसका न्यूमेरिकल प्रोसेस क्या है। वो जब तक आपने सोल्व नहीं कर लिया ना, तब तक सोचना ही मत समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। और दूसरी बात, इसमें कंफ्यूजन वाली बात, इसमें केवल फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले को डराइव करना होता है ना, वो मैथमेटिकल है और डराइव यहां पर हम कर नहीं रहे, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ हाँ, यही तो समझना नहीं है कि क्या समझा। अब इसको मैं बताता हूं न्यूमेरिकली, ये तो चीज है यहां पर। अब न्यूमेरिकल के तौर पर मैंने आपको एक सवाल दिया, सवाल ये दिया एग्जाम्पल के तौर पर, एक वैल्यू है आपके पास 10 मीटर और आपका मेजरमेंट आपको दे रखा है वेट, ये मेजर्ड वैल्यू है, और इसका आपको दे रखा है वेट ऑफ मेजरमेंट, आपको दे रखा है 8 और आपको दे रखा है कोई कांस्टेंट के कांस्टेंट दे रखा है आपको, जैसे 0.2। अब आपको ये करना है कि वेट ऑफ रिजल्ट इन मल्टीप्लाई, डिवीजन और एडिशन में करेंगे। फाइंड आउट द वेट ऑफ रिजल्ट इन मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड एडिशन बाय कांस्टेंट के, ये दे रखा है, ठीक है ना। टाइपिंग में ध्यान मत रखना और ज्यादा भी दिमाग मत लगाना। देख लो, पहला इसमें आपको दे रखा है, आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, आपको कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना। फॉर्मूला है सीधा सा, WS का फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई दे रखे हो ना तो उस वैल्यू में डिवाइड कर दो।
दूसरा आपको पूछा है डिवाइड का, तो इसका फॉर्मूला है, आप W में डिवीजन कह रखा है तो मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट को। तीसरा आपका कह रहा है कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है उस वैल्यू के साथ, तो वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेट सेम रहेगा। कहने का मतलब वेट आपको दे रखा है कितना 8 और ये दे रखा है कितना 0.2, स्क्वायर कर दिया तो इसका मल्टीप्लाई में रिजल्ट का फॉर्मूला है ये आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर आपको ये फॉर्मूला है, डिवीजन में फॉर्मूला रटना है, सीधा आपको करना है, और यहां पर आपके सीधा का सीधा वेट इसका रहेगा 8 का 8। तो तीनों चीज आपको एक साथ एनालिसिस करनी है, ठीक है ना। ये बंदा क्या बोल रहा है, अरे कुलदीप क्या बोल रहे हो, फोर्थ स्लाइड आई गई हो गई, यहां पे आ जाओ, फिर बोलोगे कि ये समझ में नहीं आया। क्लियर हो गए तीनों, ये 3 क्वेश्चन है। आगे चलें, जो भी आप यहां पर कैलकुलेट करोगे कैलकुलेट करते रहना, ठीक है ना। हाँ, इस चैप्टर में लास्ट में क्लियर होगा, पहले स्टार्टिंग में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ, 8 का 8 रहेगा। तो अपने 4 सवाल है ये। एक तो पहला सवाल है केस फर्स्ट में ए एंड बी अपने पास 2 वैल्यू होती है, उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। फिर अपने 3 केस आए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उनमें वैल्यू एक होती है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी के साथ डिवीजन, उसी के साथ एडिशन। तो 2 ग्रुप के सवाल है एक तरीके से, ठीक है। अरे नोट क्या करना, समझ में आ रहा होगा ना, आंसर कैलकुलेट कर लेना। अब इस चीज को अपने पीडीएफ में लेके चलता हूं, साथ साथ में नोट क्या लिखने का काम मैं अपने आप ही कर देता हूं। देखो मैंने कहा यहां पर आपको यही सवाल दे दिया, वैल्यू कोई 2 मीटर है, उसका वेट ये है और आपको कांस्टेंट दे रखा है, आपको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ, तो वेट ऑफ रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। इसी के साथ डिवीजन में करना है तो फॉर्मूला रखा, आपको ये कर दिया। इसी के साथ यहां पर एडिशन करना है कांस्टेंट का, तो सेम टू सेम हो गया, तो ये आपको दिख भी रहा है। क्लियर। अब अपने पास है प्रोबेबल एरर इन मेजरमेंट। इसमें अपने को ये होता है, अगर सभी मेजरमेंट वेट के साथ लिए गए हैं, जैसे नापा गया है कि 10 मीटर है तो इसका वेट साथ में लिख लिया, ये है वेट कौन लिखेगा, मेजर करने वाला लिखेगा कि संभावना यह है कि मेरा लगभग ठीक है, अपने हिसाब से वो ठीक ही मेजर करता है। लेकिन उस सही वैल्यू जिसको पता होती है या जिसको एक्सपीरियंस होता है, वो इसका वेट देगा, अलग से अपने हिसाब से वेट देगा उसको, ठीक है ना। जैसे प्रोडक्ट बनाने वाला स्टार रेटिंग नहीं देखेगा, उसको यूज करने वाला, मतलब एक्सपीरियंस लेने वाला। चलो इस पे आते हैं अपने। तो इसमें 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं, सिंगल मेजरमेंट में, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में, और एक अलग से वेट में, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पे अलग से एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, ये तो आपके पीडीएफ में दिया हुआ है, तो मैं प्रोबेबल वैल्यू इन ए सिंगल मेजरमेंट में अलग से बता रहा हूं आपको। इसके अंदर आपके पास प्रोबेबल वैल्यू इन ए सिंगल मेजरमेंट, इसमें आपके पास सीधा सा ES का एक फॉर्मूला है, प्लस माइनस 0.6745 जो लिखा हुआ है उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, अलग से कुछ नहीं है, लिखना नहीं। आपको समीशन करना है WN XN माइनस X का स्क्वायर अपॉन N-1। अब आपको ये चीज यहां पे आप दिमाग लगाओगे ना कि सर ये क्या चीज है, N क्या है, X क्या है, W क्या है, समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। उसको यूज करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। क्लियर। अब दूसरे के अंदर आप यहां पर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के अंदर आपको यहां पर प्रोबेबल एरर ढूंढनी है, तो यहां पर आपका फॉर्मूला ऐसा ही है जैसा कि यहां पर है, ऐसा ही फॉर्मूला इतना। अलग से क्या हो गया, अलग से इसमें वेट का सम डिवाइड कर रखा है, अलग से उसमें अलग से डिवाइड कर रखा है, तो मैं कह दूंगा, इस बात को मैं ऐसे कह दूं, ये तो ES का ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ES का फॉर्मूला है, उसके अंदर अलग से क्या टर्म आई है, W,
W का मतलब वेट का टोटल, और ये रूट के कारण है तो इसमें रूट रह गया। तो इस तरीके से फॉर्मूला है ये, ठीक। अब सिंगल मेजरमेंट की बात, ये आप पहले इसको कमेंट को बंद कर सकते हो, क्योंकि कुछ इसमें थोड़ी सी देखने वाली चीज देख लो आप, समझने की ज्यादा इसमें इसका एप्लीकेशन क्या है सब कुछ मैं अगर डिटेल से बताऊंगा तो वो भी एक तरीके से बिना मैथ के ऊपर से जाएगा, ठीक है ना। मैथ के साथ इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। आप सर्वे में पढ़ रहे हो तो इसको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस पढ़ना होता है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे M3 में पढ़ रहे हो, जैसे बीटेक जब आप करते हो तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर या फोर्थ सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के अंदर M3 आता है, उसके साथ पढ़ना होता है इसको, है ना। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। हार्ड तो तब लगेगा जब आप इसको टाइपिंग में ध्यान रखोगे। मैंने क्या कहा, सोचना नहीं है कि मेरे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये नहीं सोचना, साइड में हट जाओ जब तक मैं न्यूमेरिकल नहीं करा दूं इसका, ठीक है ना, तब तक आपको नहीं सोचना। अगर ऐसा तरीका फॉलो कर दिया तो दिमाग से हट जाएगा कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से सरल तो कोई नहीं हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ज्ञान से अलग बात, ज्ञान की तरफ मत, सीधा फोकस करो यहां पर और बस देखते रहो कि हो क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के साथ यहां पर कोई वेट की लिस्ट में किसी एक वेट के लिए अगर कोई यहां पर फॉर्मूला लगाता है कि इसमें क्या होगी सिंगल मेजरमेंट में, तो फॉर्मूला आपने सीधा सा वही होता है 0.6745, ठीक है, टोटल ऑफ समीशन WN XN माइनस X अपॉन N-1, और यहां पर उस W के बारे में। तो इधर की तरफ जो ये पूरा यहां पर जो राउंड चल रहा है ना, मैंने मार्क किया है, इस मार्क को ES बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ठीक है ना। और इस सिंगल मेजरमेंट की मोस्ट, और इसके अंदर आपको यहां पे W1 है तो इसका अपने पास ये हो गया रूट। तो फॉर्मूला अपने इस तरीके से 3 फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही फॉर्मूले अपने ये और बनते हैं, इनको यूनिट वेट के साथ अगर लिया गया है, वेट को यूनिट मान के लिया गया है, तो एक फॉर्मूला ये, और दूसरा इसी फॉर्मूले में n को डिवाइड कर दिया तो ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो इसमें सवाल कैसे आएगा और कौन से फॉर्मूले को कैसे याद करके कैसे काम में लेना है, ठीक है। देखो इसमें सवाल आ गया, यहीं पे सवाल में करा देता हूं। आपको कह रखा है अगर ये चीज दिखाई देती है तो यहीं पे कर लूंगा, नहीं तो नया सवाल ले लूंगा। पहले देख लो, आपको किसी लेंथ का मेजरमेंट दे रखा है और लेंथ मेजरमेंट आपके ये है, इनको आपने बोला x1 x2 और x3 x4 x5, कोई 5 लेंथ के मेजरमेंट दिए और उनका वेट आपको मिला W1 W2 W3 W4 और W5, ठीक है। ध्यान रखो, मेरा कमेंट की तरफ ध्यान नहीं है क्योंकि समझा नहीं पाऊंगा। अगर कमेंट की तरफ ध्यान रख लिया तो कमेंट करना बेकार है, ठीक। पूरा देखो यहां पर, और लास्ट तक जाने के बाद में फिर डिसाइड करना कि समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अभी कोई मैं भी कहूंगा कि समझ में नहीं आएगा। अब आप में इसमें तीनों चीज कैलकुलेट करनी है, सिंगल मेजरमेंट के प्रोबेबल वैल्यू, एवरेज वेट के लिए आप प्रोबेबल वैल्यू, और किसी मेजरमेंट, अकेला कोई मेजरमेंट है उसके बेसिस पे प्रोबेबल वैल्यू कितना होगा, एरर मतलब प्रोबेबल एरर कितना होगा इस वैल्यू में। तो तीनों का आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला आपके पास यहां पे लिख रहा हूं मैं, प्लस माइनस 0.6745 रूट ऑफ टोटल ऑफ xn माइनस x का स्क्वायर अपॉन n-1, ये फॉर्मूला आपके ES का है, ठीक है ना। रट्टा लगाना एक तरीके से। अब इसमें कैलकुलेट क्या करना होगा, x जो है, अब देखो x क्या आएगा, x आपके MPV है। MPV मतलब CG वाला फॉर्मूला है ना, W1 x1 W2 x2 W3 x3 अपॉन W1 W2 W3।
वो यहां पर x है, जो अलग से कैलकुलेट करने के लिए सिखाया था आपको। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इस चैप्टर में फर्स्ट न्यूमेरिकल इसी का ही था। तो वो कैलकुलेट करना है आपको x, तो x कैलकुलेट कर लिया, सीजी में x बार लिखते हो ना, वही चीज W1 x1 W2 x2। इस चीज को कोई समझ में नहीं आया तो बोल दो, चाहे s मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू MSV लिख रखा ना, MPV, ये चीज, ये तो आपको क्लियर है x कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, जब मैं कमेंट के लिए बोलूं तब आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये तो समझ में आ गई x, चलो ठीक है। अब ये आपके xn माइनस x का मतलब ये हुआ, इसमें अलग अलग है। xn माइनस x का मतलब आपके पास ये हुआ कि जो x की वैल्यू आई उसके अकॉर्डिंग 24.5 में से x1 माइनस कर दिया, मतलब x माइनस कर दिया जो आपने यहां पर कैलकुलेट किया है, और उसको आपने स्क्वायर कर दिया। तो xn माइनस ये xn मतलब 24.8 माइनस x, फिर x की वैल्यू x3 हो गई 25.2 माइनस x का स्क्वायर ये। तो xn का मतलब ये अलग अलग चेंज होंगे, जो x है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग करेंगे और सबका रिजल्ट ऐड कर देंगे अलग से। देखो यहां पर तो सबका रिजल्ट ऐड किया है। पहले तो x की वैल्यू आ गई अलग से, देखो पहले तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, और ये वाली वैल्यू क्या है, x1 माइनस x का स्क्वायर, और यहां पर वेट है उसी का वेट W1, फिर इसके बाद में W2 x2 माइनस x का स्क्वायर, फिर इसके साथ आपको लास्ट तक चलते जाना है W3 x-3 माइनस x का स्क्वायर। इन सभी का टोटल कर दोगे तो अपने पास ये आएगा इन सभी का टोटल। तो W1 इसके अंदर रखा, वहां से ऊपर से x अपने पास 25.05 है, और x1 x2 x3 सारे दे रखे हैं। तो ये यहां पर x1 है, ये W1 है, W2 x2, ठीक है, इस तरीके से W3 x3, ये तो टर्म सेम है, x है, W4 x4 माइनस x, और इसी तरीके से W5 है, और ये x5 आपके आपने जो कैलकुलेट किया तो उसका रिजल्ट ये आया। तो अब इस फॉर्मूले का मतलब समझ में आएगा कि कैसे है ये फॉर्मूला। ठीक है ना, वीडियो अभी भी रुक रहा है, चलो पॉज हुआ तो मैं रिफ्रेश कर देता हूं। अब इसके बाद में आपको ES कैलकुलेट करना है, और ये वैल्यू आपके पास पहले से ही है। तो आपने क्या किया, इसमें n कितने हैं, W1 W अपने 5 तक है, तो 5 हो गए n, 5 माइनस 1 4, और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट है। ठीक है, अब इसको अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसको सवाल अलग से ले लेता हूं, अलग से सवाल ले लूंगा भाई, राइटर अलग से सवाल अलग से ये है, आपके पास दे रखे हैं x1 x2 x3 x4 x5, ये तो आपके पास वैल्यू है, और इनका मेजर्ड वैल्यू आपकी दे रखी है 5 10 8 6 8, इनका वेट आपको दे रखा है 10 12 6 8 और 14, इनका वेट ऐसे दे रखा है। आपको यहां पर तीनों चीज कैलकुलेट करनी है, ES सिंगल मेजरमेंट में, EW और E एरर इन प्रोबेबल एरर इन किसी सिंगल में, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, अब यहां पर इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है ES का। ES के लिए आप इस सबसे पहले x कैलकुलेट करना होगा, W1 x1 W2 x2 W3 x3, कैलकुलेट करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है ना, कैलकुलेटर हाथ में रखो,
कैलकुलेशन आपको करनी है। W1 कितना है 10, X1 कितना है 5, W2 12, 10, 6, 8, 8, 6, 14, 8 अपॉन W1, W2, W3, W4, W5। X इसको समझ में किसी को भी दिक्कत यहां तक नहीं होगी। कैलकुलेट करो, करना कैलकुलेट। प्लस माइनस तो ये आपके प्रोबेबल वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी है, कम भी हो सकता है, इतना ज्यादा भी। बहुत ही बढ़िया, ऐसे साथ बने रहो। अच्छे किया है आपने। 7.56, ठीक है। मैं थोड़ी स्पीड से बता रहा हूं, बाकी कमेंट करने वाले ध्यान रखें, ट्रेंड मिस हो सकती है। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अंदर आपका ES कैलकुलेट करना है, सिंगल मेजरमेंट में प्रोबेबल एरर करना है कैलकुलेट, प्लस माइनस 0.6745। और यहां पर आपको फॉर्मूले में दे रखा है समीशन ऑफ WN XN माइनस X का स्क्वायर अपॉन N-1। N का मतलब W1 से W5 तक है, तो N यहां पर हो गया 5 मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो इसको अलग से मैंने कैलकुलेट किया है कि WN और XN-1 स्क्वायर, इन सभी का टोटल है ना, वो क्या होगा वो देखते हैं। इनके लिए N को 1 रखो, W1 X1 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर W2 X2 माइनस 1 का, सॉरी X का X है ये, सॉरी गलत लिख दिया, हाँ स्क्वायर। इसी तरीके से W3 X3 माइनस X का स्क्वायर, और ये 4 भी हो गया, 4X4 माइनस X का स्क्वायर। इसी तरीके से 5 है, 5 माइनस X का स्क्वायर। तो अपने इनकी वैल्यू क्या क्या है, W1 की वैल्यू कितनी है 10, 12, 6, 8, 14, 10, 12, 6, 8, 14, XN-1, और ये आपके पास 7 पॉइंट कुछ है, 7.56, 7.56, यहां पर अपने 7.56, 7.56 है ना, 7.56 और यहां पर है 7.56। X1 X2 मैंने क्या किया, X की वैल्यू रख दी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, W1 से W5 की वैल्यू रख दी। X1 X2 में देख के लिख रहा हूं, ठीक है ना, प्रीवियस स्लाइड में है 5, 10, 8, 6, 8। ये तो X1 से X5 की वैल्यू रख दी, W1 से W5 तक की वैल्यू रख दी, और X हमारा MPV है। बैक क्वेश्चन दिखाया ना मैंने आपको, लो जी बैक क्वेश्चन। W1 से W5, X1 से X5 रख दिया, और इस वैल्यू को माइनस X के तौर पर रख दिया। अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि WN 1 से 5 तक रख देंगे N की वैल्यू, तो इनका टोटल है वो कितना आ रहा है, वो मुझे बता दो। सरफराज बता रहा है 160.32 इतना आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब इसके अंदर मैं कैलकुलेशन में करूंगा कि ES बताना है मुझे, तो ES कितना हुआ 0.6745। इस वैल्यू को आपने कर रखा है रूट ऑफ 160 पॉइंट, जल्दी से कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो देख लो, 160.32 सही चल रहा है, अपॉन N-1, 5-1, तो ES आ गया। सिंगल मेजरमेंट में आपके प्रोबेबल वैल्यू इतनी कम या ज्यादा हो सकती है। कैलकुलेट करो इसको, 4.270 प्लस माइनस 4.270 मीटर।
इतना कम भी हो सकती है वैल्यू, इतनी ज्यादा भी हो सकती है। सिंगल मेजरमेंट का मतलब x1 की वैल्यू 5 है तो ये 5 से 9 पॉइंट कुछ भी हो सकता है और 1 पॉइंट कुछ भी हो सकता है। ये मेजर्ड सिंगल मेजरमेंट में प्रोबेबल एरर दे दिया। ठीक है, अब इसी के साथ आपको EW कैलकुलेट करना है और EW1 कैलकुलेट करना है। दोबारा बफर हो गया, रिफ्रेश कर देता हूं दोबारा से। लो जी, ओके। नेक्स्ट, इसी में ही मैं आपको दूसरे फॉर्मूले कैलकुलेट करना बता देता हूं। इसी में ही आपको अपने पास जो वैल्यू आई है इसमें आपको यहां पे फर्स्ट वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, सेकंड वैल्यू में आपको ES में W का टोटल रूट लगा देना है। ठीक है ना, जिसको मीन बोलते हो आप। सेकंड वैल्यू में आपको EM कह दो या W के हिसाब से कह दो, उसमें ES में आपको W का टोटल लगाना है, W का टोटल लगाना है बस। तो ES आपके पास है 4.27 और यहां पे W का टोटल लगाना है। तो W1 आपके पास कितना है? W1 आपके पास 10 और 12 22 और 22 और 6 28 और 28 और 8 36 36 और 10 46 और 4 50। टोटल वेट 50 हो गया। कर लेना भाई कैलकुलेट। टोटल वेट यहां पर 50 हो गया और मैंने वेट का टोटल 50 यहां पे लिख दिया। कम ज्यादा है तो चेक कर लेना कितना आया। अरे आंसर ही आ गया 0.603 प्लस माइनस 0.603 आपके टोटल वेट के अंदर ये प्लस माइनस हो सकता है, टोटल वेट के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, वहां तक चले गए, चलो बढ़िया। अब तीसरा, सिंगल मेजरमेंट में कितना होगा, ES में डिवाइड कर दो उस वेट के बारे में। आपको पूछा है कौन से वेट में होगा, तो मैं इसमें आपको कह दूं कि आप मुझे X3 के वेट में बताओ। X3 के वेट में प्रोबेबल एरर इन वेट ऑफ X3। तो X3 का वेट यहां पर है 6, तो 6 रख दो, उसमें प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूले में रख दिया और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.74। ठीक है, तो इसका वर्किंग प्रोसीजर आपको समझ में आ गया। अब सवाल की बात आती है तो सवाल में इतना नहीं करना आपको। जब तक आप सवाल नहीं करोगे तब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा, क्योंकि इनमें आपको सवाल लिखा तो ऐसे कि सर क्या है ये, फॉर्मूला क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अब आपको फॉर्मूला याद रह जाएगा। ठीक है, मोस्ट मेंस वेंस का नहीं है। अब इसमें जो सवाल आते हैं ना, तो आपको सिंगल मेजरमेंट में एक वैल्यू दी होगी, ऑब्जेक्टिव अगर बनेगा तो। ES आपको ऑब्जेक्टिव में आपको पूछूं, ES आपको गिवन होगा, गिवन आपको होगा ES। मान लीजिए ES आपको गिवन है 6.50 मीटर ES गिवन है। सवाल देख लो। X वैल्यूज आपके पास है, आपके पास वैल्यू देखो 8 6 10 4 12, ये वैल्यू है आपके पास। वेट आपको दे रखा है, सवाल अगर बनेगा तो इस तरीके से 10 12 8 14 6। अब इसमें आपको पूछेगा कि टोटल वेट के अंदर मीन एरर कितना होगा, मीन प्रोबेबल एरर इन टोटल वेट, ये आपको बताना है पहली चीज। इसमें आप जल्दी कैलकुलेट करके मुझे बता दो। दूसरी चीज आपको पूछेगा
कि प्रोबेबल एरर इन वेट 3 में कह दिया, इन वेट 3 में बता दो, तो आपको यहां पर ये कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या, अगर सवाल बनेगा तो ऑब्जेक्टिव का। बहुत ही बढ़िया, सुमित ने बता दिया, बहुत ही बढ़िया। सीधी सी बात है, अपने अलग कलर से लिख रहा हूं, प्लस माइनस ई एस अपॉन वेट का टोटल रूट। ई एस आपको दे रखा है 6.50 और वेट का टोटल कितना हो गया, ये तो आपके हो गया 8 और से 14 और 28, 28 10 38 और 2 40, 40 का आपको ये लगाना है, ये आ गया। ऑब्जेक्टिव में आपको ई एस गिवन होगा, नहीं तो कैलकुलेशन में जेई का क्वेश्चन नहीं होगा। वो ऐसा नहीं कि बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, आते हैं, लेकिन ऑब्टेंट ज्यादा मार्क करना है तो उनको छोड़कर चलने वाला बंदा है, आते हुए भी छोड़ के चलने वाला बंदा होता है ना, वो देख लेता है कि भाई 2 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं, 1.5 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं, तो इसका मतलब वो यहाँ पर अपना IQ यूज कर रहा है, और ईगो पे लेके वो बैठ के सोली करने बैठ गया तो उसकी स्कोरिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे आपके टेस्ट के साथ, एग्जाम में प्रीलिम्स के टेस्ट के साथ आपका IQ टेस्ट भी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पर ES में वेट का 3 मतलब ये वाला 8 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 6.50 अपॉन रूट का 8। अब बताओ समझ में आ गया क्या, कर दोगे क्या, आए हुए तो नहीं है जेई में, लेकिन कर दोगे क्या, आ जाए तो बिल्कुल 50 होगा, 50 होगा क्या, देख लो भाई 50 होगा कितना, देख लो 8 और 14 और 28 और ये 30 और 10 40। वेट का टोटल मैंने एक्स का टोटल कर दिया, सॉरी एक्स का टोटल कर दिया था मैंने, ठीक है ना। हाँ अब तो आप सही बोल रहे हो। आगे चले, ये आपका तीसरे टाइप का सवाल हो गया, तीसरी सीरीज में चलें। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। नोट करना था क्या, क्या इसमें दे रखा है नोट वोट किया हुआ, ठीक है। आगे चलें। अब आता है एरर इन कंप्यूटेड रिजल्ट। ये तो आपके पास सीधा सा आसान सी चीज है, ठीक है ना। वेट ऑफ कंप्यूटेड रिजल्ट में आपके पास एक रिजल्ट है, इसमें बस 3 ही चीजें हैं, बस वो याद करनी है। जैसे वेट ऑफ कंप्यूटेड रिजल्ट, कंप्यूटेड रिजल्ट में या एरर, प्रोबेबल एरर इन कंप्यूटेड वेट ऑफ कंप्यूट प्रोबेबल एरर, इसके अंदर आपके पास प्रोबेबल एरर भी होगी और आपके पास मैक्सिमम प्रोबेबल वैल्यू होगी। मैंने कहा 1.2, मैंने कहा 1.24, मैंने कह दिया 1.243, 3 अलग अलग वैल्यू देगी। अब इसका मतलब यहां पर क्या होता है कंप्यूटेड रिजल्ट में, इसका मतलब यह हो सकता है कि इस 1.2 का मतलब क्या क्या हो सकता है। 1.2 का मतलब पहली बात तो मैं ये हो सकता है 1.20, 1.19, 1.18, 1.17, 1.16, तो राउंड ऑफ करके हम लिख देते हैं 1.15, तो सभी को राउंड ऑफ करके लिखा जाता है 1.12। इसी के साथ इसके नेक्स्ट वैल्यू 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, इतनी वैल्यू को भी राउंड ऑफ करके 1.2 रखा जाता है। इसका मतलब इसकी प्रोबेबल वैल्यू कितनी हो गई, बहुत सारी वैल्यू हो गई। अब आपको कैसे डिसाइड किया जाए कि 1.20 को ही 1.2 लिखा है, इसको भी तो 1.2 लिखा हो सकता है ना, काफी ज्यादा हो गए ना संभावना।
तो इस चीज में कंप्यूटेड रिजल्ट है ये, और इस कंप्यूटेड रिजल्ट में आपको बताना है। आया क्या समझ में? क्लियर है क्या? इसकी संभावना आपको समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब देखो यहां पर इसकी संभावना में आपको एक तो डेल बताना है, जैसे मैं यहां पे बता रहा हूं, एक तो मैक्सिमम एरर बतानी है और एक प्रोबेबल एरर बतानी है। जैसे मैं इसको लेके बता रहा हूं, मैक्सिमम एरर और प्रोबेबल एरर। मैक्सिमम एरर है ना, उसको मैं डेल लिखूंगा और एक लिखूंगा प्रोबेबल एरर, इसको मैं ई लिखूंगा। अब आपको क्या करना है, जितने पॉइंट है ना उस पॉइंट के आगे उतनी जीरो लगाओ और कह सकते हो कि इतना कम ज्यादा हो सकता है। यहां पर आपको बताना है कि पॉइंट के आगे 2 जीरो है, 5। यहां पर आपको देखना है पॉइंट के बाद में कितने डिजिट लेने हैं, उतने ही जीरो है। बस इतनी सी चीज याद करनी है। बहुत ट्रिकली खेल है एक तरीके से, ठीक है ना। इतना कम ज्यादा हो सकता है। यहीं पर ये चीज आपको समझ में आ गई ना। कुछ वैल्यू इतनी 5-4 आगे हो सकती है और 5-4 पीछे की तरफ हो सकती है। ये चीज इसीलिए। अब यहां पे देखें कि प्रोबेबल क्या माने, ये तो मैक्सिमम है। प्रोबेबल क्या माने, इसका मीन मान ले, इसका आधा मान ले। 5 का आधा 2.5 हो गया ना, तो यहां पे आपके 5 का आधा ये हो गया 025, इसमें हो गया 0025, इसमें हो गया 00025। कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर 1.2 एक वैल्यू है, उसकी संभावनाएं आपने अभी देखी है कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम का मतलब प्लस माइनस 0.05 है ना, वो आप यहां पर कम और ज्यादा मानेंगे। मतलब मिनिमम से मिनिमम कितना होगा, 1.16 से लेकर 1.24 तक इसकी टोटल संभावना होगी। ठीक है। अब इसके बारे में प्रोबेबल कितना माने कितना, आप कहो कि इनका एवरेज लिया जाए। एवरेज का मतलब डिवाइड बाय 2, तो एवरेज लेंगे, लास्ट और फर्स्ट का एवरेज लेंगे तो हमारे पास इसका आधा होगा। कहने का मतलब 0.025 इतना लेंगे। कहने का मतलब इसको कैसे लिखा जाए, इसको लिखा जाए 1.2 और मैक्सिमम संभावना आप लिख दो प्लस माइनस 0.025, ऐसे लिखा जाए इसको। ठीक है ना। असल में इसकी वैल्यू अगर लिखा जाए 1.2025 लिख दो, सॉरी 1.025 ऐसे लिख दो। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो देखो आप पहले। ये तो आपके खेल था पूरा, ठीक है। हाँ, और इसमें वैसे ज्यादा समझना तो नहीं था। अब अगर एडिशन और सबट्रैक्शन की बात आती है, अगर दो वैल्यू के एडिशन और सबट्रैक्शन की वैल्यू आती है, तो एक तो डेल की रिजल्ट में, कंप्यूटर्ड रिजल्ट में, और एक ई है वो कंप्यूटर्ड रिजल्ट में होगा। ठीक है ना। तो डेल तो दोनों को जोड़ दो। मान लो कि एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू आपके बी है, तो डेल एक्स और डेल वाई को आप ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, तो आपके टोटल डेल में प्रोबेबल एरर आ गई। यहां पर आपका ई एक्स होगा और ई वाई होगा, उसका स्क्वायर करके रूट कर दो, वो हमारे पास फॉर्मूला बन गया। पीडीएफ में चलेंगे, तीनों फॉर्मूले एक तरीके से एक साथ देखेंगे और फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई, ये क्यों लिखा और ये क्यों लिखा, ये समझ में आ गया क्या? जल्दी बताओ, यस और नो। समझ में आया? ट्रिकली खेल है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे 4 अक्षर 4 डिजिट लिख देता तो आप 4 जीरो लगा देते, सीधी सी बात ये है। 5 और 25 तो याद हो जाएगा आपके। अब देखो इसके अंदर, अब आपने कहा अगर दो वैल्यू है एक्स और वाई, एक्स और वाई मैं कह दूं एक्स को इसको, ये आपके पास एक्स है और ये आपके पास वाई है, तो इसका
ये अगर आपके पास x है, ये आपके साथ इसके पास y है, तो ये इसके पास डेल x और डेल y, तो आप बता दोगे ना, वैल्यू को देख के बताओगे कितने जीरो लगाने हैं, और ये इसका ex होगा, ये इसका ey होगा। ये तो आपके पहला अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो कर दोगे आप, ठीक है ना। वैल्यू देके आपको मैक्सिमम एरर पूछ लेगा तो सीधा सा बता दोगे आप, उतना ही जीरो लगा के। ट्रिकली खेल है, ऑब्जेक्टिव बहुत आसान है। अब आप देखोगे अगर इन दोनों वैल्यू को x प्लस वाई कर दिया तो उसमें कंप्यूटेड रिजल्ट में कितना प्रोबेबल डेल होगा और कितना ई प्रोबेबल होगा, जोड़ने के बाद में जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट में, ठीक है ना। तो यहीं पे आप रिजल्ट में देखोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला है, एक तरीके से आपने कहा कि x और y में डेल x और डेल y आपके तो मैक्सिमम है और प्रोबेबल ई एक्स और ए, ये तो मैं आपको बता चुका। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। ऐड करने पे डेल की वैल्यू और ऐड करने पर ई की वैल्यू का फॉर्मूला याद रखने हैं फॉर्मूले। मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्मूले से डेल निकलेगा दोनों का वेट का, और यहां पर ई निकलेगा। इसी तरीके से यहां पर डिवाइड करेंगे तो इस फॉर्मूले से डेल निकलेगा, और मल्टीप्लाई और डेल का फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। तो आपको यहां पर ई के फॉर्मूले में दो चीज याद रखनी है, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर का रूट, हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। आप क्लोजिंग एरर वाला समझ लो। और यहां पे ई एक्स में एक्स डिवाइड करके स्क्वायर और ई वाई में वाई डिवाइड करके स्क्वायर, और फिर इसका रूट किया है और मल्टीप्लाई एस को किया है। एस का मतलब अगर हमारे पास दो वैल्यू है ए और बी तो एस उसका या तो मल्टीप्लाई में होगा या डिवाइड में। तो हमारा हो सकता है ए प्लस ए इंटू बी को एस बोल रहा है, या एस बोल रहा है ये ए डिवाइड बाई बी को एस बोल रहा है। तो एस तो आपको समझ में आ ही गया। न्यूमेरिकल करो इसका एक, ठीक है ना। फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, फॉर्मूले में समझने वाली चीज तो कौन डेल है कौन ई है, वो चीज समझने वाली है, और वो दोनों को पता है। अगर आपको कह दिया फॉर्मूले में एस आपको ये कैलकुलेट करके देना है और इनके कंप्यूटेड रिजल्ट में आपको बताना है, कंप्यूटेड रिजल्ट के अंदर प्रोबेबल वैल्यू क्या रहेगी और मैक्सिमम क्या रहेगी, और इसने क्या साइन दिया है, यहां पर इसने 4.88 प्लस माइनस 5.637 दे दिया। इसका मतलब आपको एडिशन का दिया है, और यहीं पे अगर मैं ऐसे कह दे 4.88 इंटू 5.637 तो मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले, और यहीं पर अगर 4.88 अपॉन 5.637 कह दे तो फॉर्मूला आपके डिवाइड वाला लगेगा। तो तीनों को फॉर्मूले पहचानने का तरीका ये है, ठीक है ना। या सीधा आपको लिख के भी दे सकता है, या शो करने का तरीका इसका अलग है। तो इसने कहा कि ये वैल्यू है आपके पास x और ये वैल्यू आपके पास है y, तो आपको यहां पे डेल x और डेल x और डेल y कितना हो जाएगा, 2 जीरो यहां पर 3 जीरो यहां पर, तो हो गया ये। इसी के साथ ex और ey क्या हो गया, 5 का 25 है और 5 का 25 है, कोई यहां पर बड़ी बात नहीं है। आपको पूछेगा कि मैक्सिमम प्रोबेबल एरर कितना होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम कितना होगा। तो मैक्सिमम आपके दोनों को ऐड कर दो, दिस प्लस दिस ऐड कर दो, आ गया। पूछेगा कि प्रोबेबल एरर कितना हो गया, ई एक्स और ई वाई को फॉर्मूले में डाल दो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला। अब बताओ ये क्लियर है क्या, सवाल क्लियर हो गया, बिल्कुल। अब ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो ऑब्जेक्टिव केवल आपको करना है डिवाइड मल्टी ऐड और सब्ट्रैक्शन तक करना है। डिवाइड और मल्टीप्लाई में आपका टाइम ज्यादा लगता है, कर तो दोगे फॉर्मूला अगर रटा हुआ है, लेकिन करना नहीं है, टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला दिया था बुक में, ठीक है, कर दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई वाले डिवाइड वाले कर दोगे, एग्जाम में नहीं करने आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको
कैलकुलेशन करनी होगी विदाउट कैलकुलेटर, जो कि कर तो दोगे आप, लेकिन कितने टाइम में कर दोगे, उतने टाइम में बाकी बंदे आगे निकल जाएंगे आपसे, ये देखना पड़ेगा। कर दोगे आप। प्लस माइनस तो कम और ज्यादा होता है, लगेगा प्लस माइनस, इतना कम भी हो सकता है, इतना ज्यादा भी। आपको 1.2 में बताया था ना, 1.2 का मतलब कम से कम 1.16 हो सकता है और 1.24 भी हो सकता है। तो ये आपके माइनस की तरफ है और ये प्लस की तरफ संभावनाएं हैं, माइनस और प्लस, इतना कम और इतना ज्यादा। अब क्या रिपीट कर दूं, ये क्या, इसको क्वेश्चन के रूप में रिपीट करना पड़ेगा फिर तो। लो जी, मैंने कहा आपको दे रखा है, एक वैल्यू आपको दे रखी है, वैल्यू 1.2 मीटर और आपको दे दिया वैल्यू 1.25 मीटर, ये ठीक है। आपको करना है मैक्सिमम प्रोबेबल एरर एंड फाइंड आउट मैक्सिमम एरर एंड probable error in computed result 1.2 plus minus 1.25 ये दे दिया। अब आप इसको सोल्व करो, x क्या है और y क्या है। x आपके पास 1.2 है, y है 1.25। डेल एक्स क्या होगा, डेल वाई क्या होगा। डेल एक्स होगा कि एक जीरो लगाओ और डेल वाई कहता है कि 2 जीरो लगाओ, आगे 5 है। ई एक्स क्या होगा, ई वाई क्या होगा, ये कहेगा कि भाई अपने पास लगा दो 2 जीरो और 25 और यहां पे लगा दो 3 जीरो 2 5, सॉरी 1 जीरो है ना, यहाँ पे 2 जीरो, जीरो सेम रहेगा 2 5, प्लस माइनस चलता रहेगा, ठीक है ना, सभी में प्लस माइनस है, यहाँ पर मैंने लिखे नहीं है। अब आपको यहाँ पर टोटल इसका सम होगा, उस सम में आपको देखना है कि डेल क्या होगा, इन दोनों का सम में डेल फाइनल, और एक आपका ई एस क्या होगा। तो ये तो आपके पास सीधा सा फॉर्मूला है, प्लस माइनस डेल एक्स प्लस डेल वाई, ये फॉर्मूला है ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर का रूट। आपने रख दिया 0.05 प्लस 0.005, 0.025 का स्क्वायर प्लस 0.0025 का स्क्वायर, ये आपके पास दोनों रिजल्ट आ गए। प्लस माइनस 0.055, आसान सी चीज है। मैक्सिमम का मतलब इतना कम हो सकता है और इतना ज्यादा, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब वो या इस संभावनाओं को कम से कम नेगेटिव में गए तो 1.16 कहेगा, और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव में जाए तो 1.24 कहेगा। तो वो रेंज बताता है, लिमिटेशन, और प्रोबेबल जो वैल्यू है वो इसका आपके एवरेज बताता है डिवाइड बाय 2। क्लियर है प्लस माइनस। तो ये आपका चैप्टर हुआ, 3-4 टाइप के इसमें सवाल है, ठीक है। आगे चलते हैं, हाँ जो भी आपका सवाल हो जाएगा। हाँ, अब इनमें क्या है कि इनमें आपको पता है कि वैल्यू कुछ भी दे उतने जीरो आएगा, आगे 5 आएगा, फिर 25 आएगा। तो अगर आप इसमें एक तो सिंगल जीरो डबल जीरो वाले सवाल करके देखो, उसका वैल्यू आपको याद रहेगी। एक डबल जीरो ट्रिपल जीरो वाला सवाल कर लो तो वैल्यू आपके एक बार करोगे तो थोड़ा दिमाग में रहेगी। और जब भी सवाल आए ना तो या तो सिंगल और डबल जीरो का देगा या डबल जीरो और ट्रिपल जीरो का देगा,
और एक तीसरा सिंगल जीरो और ट्रिपल जीरो का देगा। 3 संभावनाएं हैं और तीनों का कैलकुलेशन करके आप एक बार देख लो तो दिमाग में आपके आंसर थोड़ा सा देखा हुआ सा लगेगा और वहां देखते ही टिक कर देना, कैलकुलेशन ही नहीं करनी। ठीक है, आ गया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, क्योंकि वैल्यू चेंज करके अगर देगा, इस वैल्यू को वो ऐसे करके देगा तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसको वो कह देगा 3.5, इसको वो कह देगा कि 2.45 या 54, तो सवाल यही है, सॉल्यूशन यही है, इतने ही जीरो, इतने ही जीरो। ठीक है, तो ये आपके फिक्स है एक तरीके से। आगे चलें, ये आपका हो गया फर्स्ट। अब अपने चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, और लास्ट टॉपिक है अपना रिमोट सेंसिंग और जीपीएस। ठीक है, उनके बारे में चलते हैं। तुम आगे चलूं? पीडीएफ, हाँ पीडीएफ ले लेते हैं उसकी, नहीं तो वैसे ही समझा दूंगा। तो इसको एक बार और आप रीड करोगे ना, तब जाके थोड़ा सा आपको समझ में आने लगेगा। देखता हूं आपको सेकंड जीपीएस की पीडीएफ, बहुत पुरानी पड़ी है मेरे पास, क्योंकि एडवांस सर्वे है ये। इसमें आपके कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही याद रखने हैं, डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ है भैया आपका ग्रुप? ये रहा। ठीक है, देखो थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। यहां से मैंने भेज दिया है। टेलीग्राम कहाँ है? टेलीग्राम ये रहा। चलो ठीक है। आगे सिम्पसन फॉर्मूला भी बताना। हाँ बता दूंगा, सिम्पसन फॉर्मूला, वैल्यू कैलकुलेशन बता दूंगा। सिम्पसन फॉर्मूला बहुत आसान सी चीज है। ओड का 4 इवन का 4 टाइम, इवन ओड का 2 टाइम, फर्स्ट और लास्ट, सीधा सही 1/3 रूल आ जाएगा। सभी को मिल गया क्या? ये वाला पीडीएफ भेज देंगे आपको। ये वाला भी भेज देते हैं। किस नाम से है? थ्योरी ऑफ एरर। लो जी, ये वाला भी ग्रुप में आ गया। देखो दिखाई दे रहा है क्या? GIS MPV का भी, अरे MPV का भेज दिया आपको। हाँ आपस में थोड़ा शेयर कर लो, किसी के पास, 1-2 के पास नहीं पहुंचा है तो। ठीक है, हाँ समझना स्टार्ट करें। आप बाद में देख लेना, ठीक है ना। एक बार आप बोर्ड पे देख लो, आप बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना या मेरे से कह देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का नहीं आया, आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का भी आ जाएगा। स्टार्ट करता हूं मैं, थोड़ा टाइम अपने कम है। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉपिक है, 20 मिनट का टॉपिक है। ठीक है देखो किसका रह गया, अब बता देना भाई। स्टार्ट करें क्या? हाँ कर दिया मैंने, टेलीग्राम में सेंड कर दिया भाई। जीपीएस
कर दूंगा बाकी और, ठीक है। चलो अब पढ़ना चालू करते हैं। पहली बात तो जीआईएस सिस्टम क्या होता है, जीपीएस सिस्टम क्या होता है, और एक रिमोट सेंसिंग सिस्टम होता क्या चीज है, ये अपने देखते हैं। हाँ ये इंस्ट्रूमेंट, हाँ ये इंस्ट्रूमेंट मोबाइल ही है। जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहा गया है, ठीक है ना। तो पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन रखने वाला सिस्टम बोलो इसको, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन रखने वाला सिस्टम, ठीक है ना, जीआई सिस्टम। इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको अलग अलग तरीके से कलेक्ट की जाती है, टोपोग्राफिकल, फोटोग्रामेटिकल, इनके जो फोटो होंगे उनसे, कुछ नेट पे इंफॉर्मेशन मिलेगी उनसे, कुछ किताबों से मिलेगी, जो जो इंफॉर्मेशन मिलती है उनसे कलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ये सिस्टम से पूछा जाएगा तो अपनी कलेक्ट की हुई सारी चीज है ना, उनको वो आपके सामने रख देगा कुछ कीवर्ड की मदद से। जैसे गूगल आपको रिजल्ट देता है ना, तो आप जो टाइप करते हो ना, उन टाइप के अकॉर्डिंग वो फिल्टर करके रिजल्ट देता है, तो ये भी आपके फिल्टर करके रिजल्ट दे देगा, ठीक है ना। जीआईएस तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डेटा को स्टोर किया हुआ है, डेटा को स्टोर किया हुआ है, कैप्चर या स्टोर, मैनिपुलेट, एनालिसिस जो भी किया हुआ है, तो ऐसा सिस्टम जिसको सब जानकारी है, ग्लोबल की पूरी ग्लोबल जानकारी है हर एरिया के बारे में। मैंने कह दिया आपको दिल्ली, इसमें दिल्ली के बारे में डाल दिया। अब दिल्ली है, दिल्ली का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितना है, साक्षरता लिटरेंसी रेट कितना है, आपका यहां पर आपका जो डेंसिटी है वो कितना है, टोटल रेनफॉल कितना है, टोटल यहां पर टेम्परेचर कितना राइज होता है यहां पर, तो क्लाइमेट की कंडीशन क्या है, कंप्लीटली वो आपको बताएगा, ठीक है ना। जो ज्योग्राफी से रिलेटेड सारी चीजें आपको बता देगा वो, ठीक है ना। ज्योग्राफी का मतलब यही होता है किसी एरिया का वर्ल्ड में लोकेशन कहां है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसका एरिया कितना है, उसमें पॉपुलेशन कितनी रह रही है, उस पॉपुलेशन के बारे में साक्षरता वगैरह है, और उस एरिया के बारे में फसल कितनी है, पेड़ पौधे कितना है, वर्षा आर्थिक मतलब टोटल ईयरली रेनफॉल कितना होता है, टोटल क्लाइमेट टेम्परेचर सब रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा सिस्टम है। हाँ ये डाटा साइंस है एक तरीके से, तो ये डाटा साइंस है जीआईएस की। तो इसके टूल है, इंफॉर्मेशन टूल, फोटो से खींचेगा, रिमोट सेंसिंग के खींचेगा, हार्डवेयर कंप्यूटर वगैरह है, और ये आपके इसके सॉफ्टवेयर है। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन है इसके अलग अलग देशों में नाम अलग अलग रख रखे हैं, एक ही, कहीं पर इसको ईआईएस बोल देते हैं, कहीं पर इसको जीआईएस बोल देते हैं, कहीं पर इसको एएमएफएम बोल देते हैं। तो ईआईएस का मतलब एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आरआईएस में रिसोर्स हो जाएगा, एएमएफएम ऑटोमेटेड मैपिंग एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। ओके, इससे आपको तीनों का फुल फॉर्म है वो क्वेश्चन बनता है, केवल ही फुल फॉर्म का क्वेश्चन बनता है। अब आता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग से टोटल जो क्वेश्चन है एक सेंसर से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने रिमोट वर्ड आपने सुना है, रिमोट का मतलब यहां इशारा किया और वहां पे काम हो गया, बटन दबाया काम हो गया, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। रिमोट नाम सुन रखा है ना गलत इंफॉर्मेशन नहीं, हाँ रिसोर्स होता है ना, सही रिसोर्स पे काम करेंगे। यूट्यूब थोड़ी है कि यहां पर बता देंगे रेसिपी गलत वाली सही वाली व्यूवर बढ़ाने के लिए, वो नहीं होता है ना। हाँ हाँ, विकिपीडिया में तो इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है, ठीक है ना, अकेला नहीं है। तो नेक्स्ट यहां पर रिमोट सेंसिंग का मतलब एक रिमोट मैनुअल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है। रिमोट जो आपने देखा है टीवी का रिमोट, वही चीज। तो एक ट्रैफिक पुलिस का आदमी खड़ा है, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है चौराहे पर, और वहां पे बत्ती नहीं लगी, तीनों बत्ती नहीं लगी, तो वो इशारा कर रहा है कि इस तरीके से इशारा कर रहा है, कहीं पर इधर इशारा कर रहा है, कहीं पर इधर इशारा कर रहा है,
कहीं पे ये इशारा कर रहा है तो वो इशारे बहुत करता है, ठीक है। क्या बोल रहे हो? अरे कमेंट बंद करो, मेरे को पढ़ना पड़ेगा इतना जाके दूर जाके। ठीक है, तो उसके इशारे मतलब आप समझ जाते हो। तो रिमोट सेंसिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए बगैर ही इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है वो, ठीक है ना। लो भाई काम बन गया, आया समझ में। तो रिमोट सेंसिंग एक टेक्निक है जिसमें ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए बगैर ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जा सकती है या इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। समझ गए रिमोट सेंसिंग का मतलब? ठीक है, आप अच्छे से समझते हो। अब अपने आता है इलेक्ट्रॉनिक्स रिमोट सेंसिंग। उसमें बटन दबाया और काम हो गया, ठीक है। बटन दबाया और काम हो गया, जैसे आप चैनल चेंज करते हो, तो वो रिमोट सेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है। तो दोनों मतलब समझ में आ गया, मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर? अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाली रिमोट सेंसिंग की, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली रिमोट सेंसिंग में एक तो होता है एक्टिव सेंसर और एक पैसिव सेंसर होता है। एक्टिव सेंसर अपनी रेडिएशन एमिट करता है, रेडिएशन निकालता है वो। जैसे आपके इंफ्रारेड पर काम करता है ना रिमोट, तो वो रेडिएशन छोड़ता है और आगे एक सेंसर लगा होता है, वो इसको कैच कर लेता है। वो अपने रेडिएशन पे काम नहीं करता, दूसरी रेडिएशन को कैच करता है। तो सेंसर दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिव सेंसर और एक पैसिव सेंसर। क्या बोल रहे हो? हाँ, अरे रहने दो, कमेंट करना। हाँ, वो कमेंट फालतू का था, मैं पढ़ भी आया। तो एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर में, एक्टिव सेंसर वो होते हैं जो अपनी रेडिएशन खुद एमिट करते हैं। एक्टिव सेंसर आर दोज विच एमिट देयर ऑन रेडिएशन, ठीक है। जैसे रडार है और लेजर सेंसर है। आपने वो लेजर लाइट बचपन में यूज की होगी, ठीक है ना। अभी भी बचपन आए कई लोगों में तो वो यूज करते होंगे। तो इधर अपने पैसिव सेंसर, पैसिव सेंसर आपके घरों में जो डिश टीवी होता है वो भी एक पैसिव सेंसर है, ठीक है ना। डिश जो होता है, उस डिश में क्या होता है, एक तरीके से ऐसी प्लेट लगी होती है और यहां पर इसका रिसीवर लगा होता है। जब भी थर्मल रेडिएशन आएगी सैटेलाइट से, तो वो क्या होगा, सारी थर्मल रेडिएशन टकरा के उस कर्वी सरफेस से टकराकर रिसीवर पर पड़ती है और इंफॉर्मेशन आप टीवी में फोटो और वॉइस की मदद से, वीडियो की मदद से देख लेते हो। तो इसने क्या किया, रिसीव किया है ना। हाँ, तो यहां पर अपने पास क्या हो गया, एक तरीके से पैसिव सेंसर भी आप समझ गए। अब आपके मोबाइल में पैसिव सेंसर भी काम होता है। एक एक्टिव सेंसर है, जैसे आप है ना कान के फोन लगाते हो, उसकी लाइट बंद हो जाती है, तो वो एक्टिव सेंसर है ना, एक्टिव सेंसर। उसमें कुछ रेडिएशन निकल रही है, जैसे ही कान के संपर्क में आए या आपने उंगली भी उस सेंसर पे रखी तो वो कैच कर लेगा कि भाई उसके अकॉर्डिंग तो कान के लगाए, आपने उंगली भले ही लगाई उसके, तो वो स्क्रीन लाइट उसकी ऑफ हो जाएगी। तो ये एक्टिव सेंसर है। आया समझ में? हाँ, तो इसमें आपके क्वेश्चन यही बनता है, एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर, ठीक है। एक्टिव सेंसर, पैसिव सेंसर कौन से, जो किसी दूसरे के थर्मल रेडिएशन पर डिपेंड करते हैं, वो आपके हो गए पैसिव। और एक्टिव सेंसर जो अपना थर्मल रेडिएशन खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद निकालते हैं, उनको बोलेंगे एक्टिव सेंसर। रडार एक एक्टिव सेंसर है। अब रडार कैसे काम करता है, रडार आपने देखा होगा ना, नहीं देखा तो नेट पे वर्ड लगाना, ये आ जाएगा, ये तो यूट्यूब पे लगाना, बहुत ज्ञानी बंदे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, आपको सारा ही बता देंगे। हाँ, मोदी जी ने भी वो रडार बताया था ना, वो बादलों वाला, वो भी बता देंगे कई लोग। तो रडार का मतलब क्या काम आता है, इसकी फुल फॉर्म होता है रेडियो डिडक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि आप जब एयरपोर्ट के पास देखोगे, देख सकते हो, तो वहां पर एक है ना रोड होगी, ऐसी पाइप सा ऐसे घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, ऐसे एयरपोर्ट के आसपास आप देखना उसमें, ठीक। वो क्या होगा, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल रोड घूमती रहेगी और वो है ना थर्मल रेडिएशन फेंकेगा,
चारों तरफ स्प्रेड कर देगा थर्मल रेडिएशन को, ठीक है। हाँ, मैंने कॉपी नहीं किया, उसमें लिखा 20 मिनट और, ठीक है। तो यहां पर अपने पास वो रडार आपके किस तरीके से काम करता है, ये आपके रडार क्या काम करता है, थर्मल रेडिएशन है वो फेंक देता है चारों तरफ थर्मल रेडिएशन फेंक देगा। तो उसके पाथ में आने वाला ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसके पाथ में आपके ये वाला आपके ऑब्जेक्ट आ गया। मान लो कि ये कोई पड़ोसी देश का विमान आ गया, एयर जेट आ गया, तो इसके कितने थर्मल रेडिएशन के कवर कर रहा है तो इसका साइज बता देगा वो। दूसरा, कौन सी रेडिएशन को कवर कर रहा है, कौन सी को कैच कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग स्पीड बता देगा। कितनी एल्टीट्यूड हाइट है वो हाइट बता देगा। पढ़ा रहा हूं उससे। इसी तरीके से इसके बारे में क्या बताएगा, इसके बारे में बताएगा कितने साइज का आपके ऑब्जेक्ट है, किस स्पीड से उड़ रहा है और कितनी ऊंचाई पर है, वो ये बता देगा, साइज और एल्टीट्यूड, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो यहां पर इस तरीके से वो बता देगा और डिडक्ट करके इंफॉर्मेशन देगा कि क्या करना है, उड़ा देना है या और भी कुछ पता करना है। तो यहां से सीधे से सुप्रीम पावर आएगी, ऑर्डर आएगा, उड़ा दो, तो उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या क्या काम आता है रडार, बॉर्डर के अलावा अपने जो एयर बस है, मतलब जो अपने यात्री विमान है, वो उनका जो ट्रैफिक कंट्रोल है ना, वो रडार ही करता है, उसके थ्रू किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो जैसे अलग अलग ऊंचाई पे उड़ रहे हैं तो रडार सिग्नल दे देता है। जैसे वहां पर कोई रोड तो होता नहीं, जहां पर उड़ना है उड़ लो, तो रडार के सिग्नल पे उड़ते हैं, कितने एल्टीट्यूड पे, एक 10,000 मीटर पे उड़ रहा है तो एक 12,000 मीटर पे, तो दोनों विमान टकराए नहीं, तो उसको एक को बोल देते हैं कि तुम विमान को ऊपर कर लो, एक रडार वाला सिग्नल देगा तुम थोड़ा सा नीचे कर लो, और वो टकराएंगे नहीं, आराम से अपने गुजर जाएंगे। तो रडार सिग्नल ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में रडार के बारे में समझ में आ गया कैसे काम करता है, ठीक है ना। क्या क्या काम है इसके, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, और कुछ इन्वायरमेंटल भी इंफॉर्मेशन देगा। हाँ, ऊपर भी ये सिस्टम है, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया ना, सब पर काम करता है। और ये बादलों में कुछ रडार है ना, वो ऐसे नहीं कि इंफॉर्मेशन नहीं दे। अब जीपीएस सिस्टम है, जीपीएस जब बनाया गया था ना, तो एक प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव ये था कि जीपीएस एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हैं कि दुनिया में कहां के भी लोकेशन पूछनी है तो वो लोकेशन ट्रैक कर सकता है। तो जीपीएस का ऐसा कुछ प्रस्ताव आया था, इंजीनियर लोगों ने ऐसे कुछ ज्ञान की बातें कही थी। तो पहले तो देखा कि चलो ठीक है, काम करते हैं, कहीं पर भी लोकेशन को ट्रैक कर सकेंगे। तो एक देश का काम नहीं था, इस पे फंड लगाएं तो एक अकेला देश अगर लगाएं तो गरीब हो जाए। तो उन्होंने एक मीटिंग की, सर्वे ऑफ इंडिया भी गया और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ सर्वेइंग एंड ज्योग्राफी पर वहां पे गए। वहां पे सारे देशों को इनवाइट किया गया और यूएनओ के गाइडेंस में मीटिंग हुई और बोला गया कि ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं, यूएनओ जरूरी है क्योंकि इंटरनेशनल मुद्दों में यूएनओ को शामिल होना जरूरी है। डिसाइड किया गया कि ऐसा सिस्टम बना रहे हैं तो इनमें फंडिंग सारे लोग करेंगे और सभी के मेंबर इसमें रहेंगे, ठीक है ना। तो फिर एक ऐसा सिस्टम डिसाइड करके 24 सैटेलाइट ऊपर भेजे गए, 24 सैटेलाइट ऊपर आसमान में भेजे गए ऑर्बिट में, और वो अलग अलग जगहों की फोटो खींचते रहते हैं और लोकेशन बताते रहते हैं। उनसे कंबाइंड, उनसे अलग अलग इंफॉर्मेशन ली जाती है और उसको कंबाइंड रिजल्ट के तौर पर आपका जो जीपीएस काम करता है, मोबाइल में व्हाट्सएप में जो काम करता है वो जीपीएस आपके काम करता है, ठीक है ना। अब 24 में से एक भी सैटेलाइट अगर काम नहीं करता है, एक भी सैटेलाइट, तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए एक पहला सा बैकअप प्लान है उनका।
9 सैटेलाइट ऐसे एक्स्ट्रा भेज रखे उन्होंने कि कोई भी खराब हुआ ना तो उसको ऑटो रिप्लेस करेगा, ठीक है। और दूसरा है वो स्पेस स्टेशन वाले सही कर देंगे, ठीक है। तो 24 + 9 सैटेलाइट भेजे गए हैं, वर्किंग 24 है और एक्स्ट्रा कितने 9, ये क्वेश्चन बनता है। अब इनकी जिम्मेवारी दी गई, तो एक डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी गई, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है यूएस का, उसको जिम्मेदारी दी गई कि तुम इसका कंट्रोल करोगे, जिसको एक्सेस चाहिए तुम डिसाइड करो। तो इस उनकी लोकेशन है, सभी 24 सैटेलाइट की लोकेशन है, उन लोकेशन वाइज इनका कहां कहां पर होंगे उनको नेव स्टार सिस्टम बोला गया है। तो सारे सैटेलाइट एक नेव स्टार सिस्टम में लगाए गए हैं और उनकी जिम्मेदारी है वो डीओडी सिस्टम के पास, यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है ना, उसके पास है ये, ठीक है। अब ये डिसाइड करेगा कि किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है। वो 2 तरीके से एक्सेस देता है, एक पब्लिक एक्सेस देगा और एक डिफेंस एक्सेस देगा। एक मिनट, अगर आप लोगों को एक्सेस दिया गया है, जीपीएस का लोकेशन डाला और ढूंढ आप चले गए, आप है ना ± 100 मीटर आपको एक्यूरेसी दी गई है। कहने का मतलब आपका जो मोबाइल जीपीएस है ना, वो 100 मीटर पहले या 100 मीटर बाद में आपको आसपास बता देगा कि आप लोकेशन पे पहुंच गए। तो पब्लिक एक्सेस है ये। डिफेंस को दिया गया ± 10 एक्सेस, ठीक है ना, क्योंकि आप है ना एक लैंडमार्क ढूंढ के जाते हो और आसपास पूछ लेते हो, और डिफेंस वाले है ना वो पूछ के नहीं जाते कि भाई तुम ही हो क्या दुश्मन, गोली मार दूं क्या, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो उनको एक्यूरेसी दी गई है ± 10 और उसके अकॉर्डिंग वो डिडक्ट करते हैं अपने टारगेट को। तो ये ध्यान रखना, पब्लिक एक्सेस कितना दिया गया है ± 100 मीटर, और जीपीएस का डिफेंस को कितना दिया गया है 10 मीटर। इसमें 24 वर्किंग सैटेलाइट हैं और सभी सैटेलाइट किस पर, नेव स्टार सिस्टम पर काम करते हैं। और एक्स्ट्रा कितने हैं 9। जिम्मेदारी दे रखी है यूएस के डीओडी को, इनकी स्पीड है और ये हाइट है इनकी, ठीक है ना। इसमें पहले वाले 4 क्वेश्चन बनते हैं, नेव स्टार सिस्टम और आपके पास बनता है डीओडी के पास जिम्मेदारी, उसका क्वेश्चन। ये याद करने की जरूरत नहीं, स्पीड और हाइट। अब ये 2 क्वेश्चन अलग से बनते हैं। किसी भी लोकेशन को ट्रैक करते हैं ना तो मिनिमम से मिनिमम 3 सैटेलाइट इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला। किसी भी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट कितने रिक्वायर है, आपको बताने 3 सैटेलाइट है। जैसे एक सैटेलाइट यहां से पिक्चर लेगा, दूसरा आपके सीधा प्लान से और तीसरा साइड से। इसी तरीके से कंबाइंड पिक्चर आपको मिलती है लोकेशन, 3 सैटेलाइट। किस तरीके से लोकेशन दे गए, आपके पास जो पूरी पृथ्वी है ना, उस पृथ्वी में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, उस बेसिस पे वो देंगे, कहेंगे कि इस लैटिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड के बीच में लोकेशन आ गई, ठीक है ना। गूगल में आप जाके देख सकते हो, गूगल मैप निकालोगे और ऑर्डिनेट देखोगे, ऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यही ऑर्डिनेट है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के। अब चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन, तो एक सैटेलाइट एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो क्या देगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अलावा एल्टीट्यूड भी बता देगा। जैसे आपके पास ये बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का लोकेशन बताएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और इसके अलावा बता देगा इसका हाइट कितना है, मतलब एल्टीट्यूड भी बता देगा। तो आपको मिनिमम कितने चाहिए 3, और डिटेल्ड लोकेशन के लिए कितने चाहिए 4। ये आप याद रखो, ये क्वेश्चन है। क्लियर है क्या, समझ गए? क्लियर है क्या? अब माइनर इंस्ट्रूमेंट है ना, वो आपको मैं बता देता हूं, नाम और काम याद रखना है। माइनर इंस्ट्रूमेंट एक तो होता है प्लानीमीटर, एक पेंटाग्राफ, एक होता है आप सिलोन घाट ट्रेसर, सिलोन घाट ट्रेसर पढ़ लिया आपने, एक होता है हैंड लेवल और एक एबनी लेवल और एक क्लिनोमीटर, ठीक है ना। मैं आपको लिख के दे दूंगा क्या क्या काम है, सुन लो। प्लानीमीटर और पेंटाग्राफ 2 इंपॉर्टेंट है, एक जैसे हैं, यहां से क्वेश्चन पहला आने की संभावना। प्लानीमीटर हमेशा एरिया मेजर करके देगा, किसी भी प्लान का एरिया मेजर करके देगा।
नक्शे का। पेंटाग्राफ आपको एक नक्शा है, वो आपको छोटे स्केल पे कन्वर्ट करना है या बड़े स्केल पे कन्वर्ट करना है। पेंटाग्राफ उसके स्केल को इनलार्ज या रिड्यूस करेगा। याद रहेगा, पेंटाग्राफ मतलब नक्शे का स्केल छोटा बड़ा करेगा, एनलार्ज और रिड्यूस। प्लानीमीटर है, वो क्या करेगा, प्लान मतलब एरिया मेजर करके देगा आपको किसी प्लान का, नक्शे का, ठीक है। सिलोन घाट ट्रेसर ग्रेडियंट को सेट आउट करेगा या मेजर करेगा, ठीक है, लिख के दे दूंगा मैं, ये सुन लो आप। दूसरा आपके पास एक होता है क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर आपके वर्टिकल और हॉरिजेंटल एंगल को मेजर करते हैं। क्लिनोमीटर भी कई टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एबनी लेवल क्लिनोमीटर है, सेक्टेंट क्लिनोमीटर है। क्लिनोमीटर वर्टिकल और हॉरिजेंटल एंगल को मेजर करेगा, लेकिन थियोडोलाइट जितनी एक्यूरेसी नहीं हो गई। अब है हैंड लेवल। हैंड लेवल है ना, वो रफ लेवलिंग का काम करेगा, डंपी लेवल का मुकाबला नहीं कर सकता, रफ लेवलिंग का काम करेगा, रफ कंटूरिंग का काम करेगा। और एक होता है एबनी लेवल। एबनी लेवल में क्या होता है, हैंड लेवल तो होता है, उसके साथ एक चांदा और लगा देते हैं, 0 से 180 वाला जो होता है ना, इसमें 0 से 90 का, तो वो रफ लेवलिंग भी कर देगा और है ना किसी स्लोप को सेट आउट करने का काम भी कर देगा। ये आपके पास नाम और काम का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया, आपको पता है कैसे क्वेश्चन आएगा माइनर इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ। बाकी लास्ट वाला क्या, लास्ट में आपको एबनी लेवल बताया जो आपको स्लोप को भी सेट आउट करेगा और हैंड लेवल का भी काम करेगा, ठीक है। हाँ, एस्ट्रोनॉमी का आपको टर्म्स याद रखनी है, टर्म्स वगैरह बता दूंगा आपको। तो अपने जेई के हिसाब से इतना सिलेबस होता है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक और भी बहुत है, ठीक है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स और भी बहुत है, क्योंकि सिलेबस यहाँ पर अनलिमिटेड होता है। तो आपने ग्रुप बना रखा है और उस ग्रुप में मैं और कुछ आपको सेंड करता रहूंगा, बताता रहूंगा, और जो भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को मैसेज कर लेना, टाइम के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर फोन पे डिस्कस कर लेंगे, वीडियो कॉल पे, ठीक है ना। बहुत से टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे, आपको आप 100 क्वेश्चन लगाओगे तो 95 हो जाएंगे, 5 कुछ डाउट होंगे, डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है ना। बाकी पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, हाँ ठीक है। तो आपका सिलेबस यहीं पे ओवर होता है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और डाउट वगैरह होंगे, सारे डाउट यहाँ पर मैं इनवाइट कर रहा हूँ, और सभी डाउट का मैं एज PDF आपको सॉल्यूशन बना के दूंगा, ठीक है ना। काफी आपके पास तो सोल्व हो चुके हैं, बाकी आपके डाउट्स हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। बोलते हैं बिल्डिंग मटेरियल की क्लास